नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी 2022 का इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का प्रश्न देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 2021 तक कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो 2022 के प्रश्न पत्र में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का पहला प्रश्न दिया है। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा उपयुक्त युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, एक तरफ दिया है आर्द्र झीलें और दूसरी तरफ दिया है अवस्थित स्थान, मतलब वो कहाँ पर हैं ये बताने की कोशिश कर रहा है। पहला दिया है होरेका आर्द्र भूमि, तो होरेका आर्द्र भूमि पंजाब दिया है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि होरेका आर्द्र भूमि जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही बात है। तीसरा दिया है रुद्र सागर झील त्रिपुरा, यह भी सही है। चौथा दिया है सस्थाम कोत्ता झील तमिलनाडु, तो ये गलत है क्योंकि ये केरल में है। ठीक है, तो हमारा 2 ऑप्शन सही है, 2 गलत है। दूसरा तीसरा सही है, पहला और चौथा गलत। तो हमारा विकल्प हो जाएगा बी। अब यहाँ से देखिए पैटर्न चेंज हो रहा है, क्योंकि देखिए पूछा है केवल 1 युग, केवल 2 युग, केवल 3 युग या सभी 4। पहले ऑप्शन देता था तो हम लोग एलिमिनेट कर पाते थे, लेकिन यहाँ पर अब एलिमिनेशन मेथड काम नहीं करेगा। अगला प्रश्न दिया है जलवायु कार्रवाई ट्रैकर यानी क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, क्या है। तो यह एक प्रकार का डेटाबेस होना चाहिए। आइए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया है डेटाबेस। पहला दिया है अनुसंधान संस्थानों के संगठन द्वारा निर्मित डेटाबेस, तो ये तो हो सकता है सही। दूसरा दिया है जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय पैनल का स्कंदन, मतलब विंग, तो ये गलत है। सी वाला ऑप्शन दिया है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभियान के अधीन समिति, ये भी गलत है। और चौथा दिया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व बैंक द्वारा संवर्धित और वित्त पोषित एजेंसी, तो यह भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। क्लाइमेट एक्सचेंज ट्रैकर 2009 में जलवायु कार्रवाई पर नज़र रखने वाले शोध संगठनों द्वारा निर्मित एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषण है। यह 2 संगठनों न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एनालिटिक्स का सहयोग है। यह सरकार की जलवायु कार्रवाई को ट्रैक करता है और वैश्विक रूप से सहमत पेरिस समझौते के लक्ष्य के हिसाब से मापता है, जिसका उद्देश्य 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ग्लोबल वार्मिंग को बनाए रखना और वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के प्रयास का पीछा करना है। ठीक है, और मैं आपको यह भी सजेस्ट करूंगा कि जो कॉप की मीटिंग्स होती हैं, कॉप 27, कॉप 28 और कॉप 29 जो होने वाला है, इस पर आप पैनी नज़र रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 स्टेटमेंट इसमें दिया है और पूछा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। आइए इसको पढ़ते हैं। इसका पहला स्टेटमेंट दिया है जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रियाओं को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। इसमें कहीं भी ना कोई निगेटिव स्टेटमेंट दिया है, ना कोई फैक्चुअल दिया है, और सही भी है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। हाँ, तो दूसरा दिया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ की, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए EP100 और EV100 ये जो हैं ये नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकता और विद्युत परिवहन के लिए कारपोरेट मांग को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का क्लाइमेट से रिलेटेड दिया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसके साथ ही आप RE100 को भी पढ़ लीजिएगा। तीसरा स्टेटमेंट दिया है EP100 ऊर्जा दक्षता में नव परिवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अभी हमने डिस्क्राइब किया, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब हमारा चौथा देखते हैं। चौथा दिया है कुछ भारतीय कंपनियां EP100 की सदस्य हैं, तो कुछ तो है ही, ये भी सही है हम लोगों का। और पांचवा दिया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोएलिशन का सचिवालय है, ये स्टेटमेंट गलत है। थोड़ा सा हम अंडर 2 संगठन यानी कोएलिशन के बारे में जानते हैं। देखिए, यह राज्यों, क्षेत्रों और प्रांतों और अन्य उपराष्ट्रीय सरकारों का सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क है जो 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह समझौता ज्ञापन के रूप में शुरू हुआ, जिस पर 19 मई 2015 को सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में 12 संस्थापक न्यायालयों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि इसे मूल रूप से अंडर 2 MOU कहा जाता है, लेकिन 2017 में इसे अंडर 2 संगठन के रूप में यानी कोएलिशन के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, द क्लाइमेट ग्रुप इसके सचिवालय के रूप में कार्य करता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। यूपीएससी बार बार अंडर 2 संगठन इस तरह के प्रश्न पूछता ही रहता है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो कॉप की मीटिंग्स होती हैं, प्रधानमंत्री वहाँ जाते भी हैं, तो उसको ज़रूर फॉलो करिए, ताकि वहाँ से हमारा 1-2 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा हर साल। एंड हमारा आंसर हो जाएगा B 1, 3 और 4।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियाँ इसके गुर्दे की तरह काम करती हैं। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रतिबंधित करने की बात कर रहा है। तो पहला इसमें दिया है ए, आर्द्र भूमियों के जल चक्र में सतही अफवाह, अवमृदा, अंतःस्रवण और वाष्पन शामिल होते हैं, तो ये प्रतिबंधित नहीं करता, सही बात है। दूसरा दिया है कि शैवालों से वह पोषक आधार हैं जिस पर मत्स्य, पुरुषकवची, मृदुकवची, पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी फलते फूलते हैं। ठीक है, ये भी प्रतिबंधित कहाँ कर रहा है। और सी वाला ऑप्शन दिया है, आर्द्र भूमियाँ अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो बिल्कुल बात सही है। लास्ट वाला ऑप्शन हम लोगों का दिया है डी, जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधित्य को अवशोषित कर लेते हैं। भारी धातुओं को कैसे कर लेंगे, ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा। आर्द्र भूमि पर मैंग्रोव पर इस पर यूपीएससी बार बार प्रश्न पूछता है, तो इसको जरूर कवर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके पहले 2018 या शायद 2019 के पेपर में हम लोगों ने देखा था कि जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है उसमें कौन कौन सी गैसें आती हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया है बस। तो इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा उपयुक्त में से कौन सा सही है, ये हम लोगों को बताना है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसका पहला स्टेटमेंट दिया है, PM 2.5 का 24 घंटा माध्य 15 माइक्रोग्राम प्रति घन से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए और PM 2.5 का वार्षिक माध्य 5 माइक्रोग्राम प्रति घन से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम लोग का सही है। दूसरा दिया है, किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ओजोन सीधे किसी भी स्रोत से उत्सर्जित नहीं होता, लेकिन सूर्य के प्रकाश और तापमान के प्रभाव में हवा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अन्य वाष्पशील जो कार्बनिक यौगिक होते हैं और गैसों के बीच जो फोटोकेमिकल प्रतिक्रियाएं होती हैं उससे बनता है। यह शहरी स्मॉग का मुख्य घटक है। ओजोन से सीने में दर्द, खांसी, गले में जलन और वायु मार्ग में सूजन हो सकती है। ठीक है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट दिया है, PM10 फेफड़े के अवरोध का वेदन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देखिए PM 2.5 और PM10 दोनों फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन जो PM 2.5 है वह रक्त प्रवाह में भी प्रवेश कर सकता है, PM10 नहीं, 2.5। अगर यहाँ पर 2.5 लिखा होता तो सही हो जाता, तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो गया। चौथा देखते हैं। चौथा दिया है, वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकते हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा कि दमा और खांसी जैसी बीमारियां हो जाती हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो हमारा विकल्प हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न दिया है, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुमची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट इसमें दिया है और पूछा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। जब हम लोग 2020 का प्रश्न पत्र कर रहे थे तब हमने बताया था कि कैसे एक क्वेश्चन गुमची के बारे में पूछा, वहाँ तो हमने चर्चा की थी उसी में कि 2022 में एक गुमची पर प्रश्न आया हुआ है और उसमें दिया था मशरूम से रिलेटेड प्रश्न। तो आइए देखते हैं इसका स्टेटमेंट। इसका पहला स्टेटमेंट दिया है, यह एक कवक है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, पहले हमने वहाँ पर मशरूम के बारे में देखा था, वह भी कवक था, यह भी कवक है, ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। दूसरा दिया है, यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगता है। अब कुछ दे दिया तो इसीलिए ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि हर जगह तो नहीं पाया जाता लेकिन कुछ जगह तो होता ही होगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। और तीसरा दिया है, उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। अब देखिए इसमें स्पेसिफिक जगह का नाम दे दिया, तो दूसरा और तीसरा आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहे हैं, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। आइए थोड़ा सा गुमची के बारे में पढ़ते हैं। गुमची मशरूम मोरचेलेसी परिवार से संबंधित कवक की एक प्रजाति है। गुमची मशरूम को स्थानीय रूप से थंडू कहा जाता है। गुमची मशरूम की व्यावसायिक रूप से खेती नहीं की जा सकती। ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के शंकुधारी जंगलों में उगते हैं। गुमची मशरूम विटामिन, पोटेशियम और कॉपर से भरपूर होते हैं। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये हृदय रोग और मधुमेह को रोकते हैं। ठीक है, जम्मू और कश्मीर सरकार ने 2021 में गुमची मशरूम के लिए GI टैग की मांग की थी, इसीलिए ये न्यूज़ में था। ठीक है, किन किन राज्यों के फलों को, वस्तुओं को GI टैग मिला है, इसके बारे में आप गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं या फिर मैगजीन में भी आपको मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, पॉलीथीन टेरेप्थेलेट
के संदर्भ में जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें दिया है 4 स्टेटमेंट और पूछा है कौन सा सही है। आइए थोड़ा सा पॉलीथीन टेरेफ्थलेट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पॉलीथीन टेरेफ्थलेट एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेफ्थेलिक एसिड का संघनन बहुलक है। यह मुख्य रूप से खाद्य उत्पादों जैसे फलों और पैकेजिंग सामग्री, शॉपिंग बैग, पानी की बोतल के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसे पॉलिस्टर फाइबर में भी पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। इन पॉलिस्टर फाइबर का उपयोग सिंथेटिक कालीन, सिंथेटिक कपड़े और अन्य कपड़ा उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। तो हमारे जीवन में इसका कितना उपयोग है आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन से जान लिया होगा। आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इसका पहला स्टेटमेंट दिया है, इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही है, करेक्ट है। ठीक है, हमने अभी एक्सप्लेनेशन में देखा। दूसरा दिया है, इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। किसी भी मादक पेय को जर्नलाइज कर दिया, किसी भी नहीं। अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि इसका उपयोग सिंथेटिक कालीन, सिंथेटिक कपड़े और अन्य कपड़ा उत्पादन के निर्माण में किया जाता है। तो इसमें दिया है मादक पेय, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया, इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग कर उनसे अन्य उत्पाद बनाया जा सकता है। अभी हमने देखा इसकी यही विशेषता भी है, तो ये स्टेटमेंट हम लोग का सही हो जाएगा तीसरा। अब अगर हम अपने विकल्प को देखें तो कहीं भी 3 एक साथ नहीं है, 3 स्टेटमेंट, और हमारा पहला सही है और तीसरा सही है, तो हमारा ऑप्शन तो ए सही हो जाएगा। लेकिन हम चौथा भी पढ़ लेते हैं। चौथा दिया है कि इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए आसानी से निपटान किया जा सकता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन ना हो। ठीक है, तो हमारा विकल्प ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है। ठीक है, तो हमने 2020 में आई थिंक देखा था महासीर के बारे में। यह एक मछली है, गोल्डन कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है। तो मैंने कहा था आप इसका फिगर देख लेना। तो देखिए यहाँ पर फिर महासीर के बारे में दिया है। तो अगर आपने उस क्वेश्चन को देखा है, उस सीरीज को फॉलो किया है, तो आपको पता लग जाएगा इसका आंसर तुरंत कि हाँ गोल्डन महासीर है, यह एक मछली है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में देखा है और मैंने कहा भी था कि आप इसका चित्र देख लीजिएगा। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में जैव सेल प्रौद्योगिकी यानी बायो रॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं। मैंने बार बार कहा है कि बायो से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल होता है लगभग। यहाँ पर भी देखिए पूछ लिया। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। पहला दिया है क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों यानी कि कोरल रीफ की बहाली, यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आइए थोड़ा सा कोरल रीफ के बारे में जानते हैं। बायो रॉक खनिज अभिवृद्धि प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रवाल भित्तियों को बहाल करने की प्रक्रिया का प्रयास रहा है। यह एक ऐसी विधि है जो समुद्री जल के माध्यम से सुरक्षित कम वोल्टेज विद्युत धाराओं को लागू करती है, भंग खनिजों को संरचनाओं पर क्रिस्टलीकृत करती है, एक सफ़ेद चूना पत्थर यानी CaCO3 में बढ़ती है, जो प्राकृतिक रूप से कोरल रीफ बनाती है। ठीक है, ये आपको पता है कोरल रीफ के बारे में, आप और अच्छे से पढ़िएगा। हमेशा बायो से रिलेटेड प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है। तो ये जो मियावाकी पद्धति है ये जापान में करी जाती है। मियावाकी जापानी वनस्पति शास्त्र अरिका मियावाकी द्वारा विकसित एक तकनीकी है जो कम समय में घने देसी जंगलों का निर्माण करने में मदद करती है। एक त्वरित प्रक्रिया का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण की मियावाकी पद्धति एक लघु वन वातावरण है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, शहरी क्षेत्र में लघु वनों का सृजन। कहाँ है, इसका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है। इसके पहले हम लोग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में देखा था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितना भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है सबको देख लीजिए, वहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। तो पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया था। तो केंद्रीय भूजल जो प्राधिकरण था, इसको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित किया गया था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है
और पूछा है कौन सा सही है वो बताना है हम लोगों को। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति और इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जब भी ऐसा बोले कि किसी फैक्चुअल चीज़ को इसके अधीन काम करती है या फिर यह इसकी भाग है तो या बाध्यकारी है, इस तरह का प्रश्न आता है तो डिलीट कर देना चाहिए उसको। ठीक है। दूसरा दिया है कि पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है। अब देखिए फिर इसमें फैक्चुअल पूरी तरह से दे दिया। कितना कोई याद रखेगा किसका सितंबर में होता है कि जून में। अगर वर्ष होता तो पता लगता कि हाँ 2013 में, 2014 में। ये तो पूरा मंथ दिया है, तो इस तरह का कोई कितना याद रखेगा। और अगर नहीं आ रहा है तो प्रश्न छोड़ के आगे बढ़ जाइए। ठीक है। तीसरा दिया है कि यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है। अब देखिए यह भी स्टेटमेंट थोड़ा अतरंगी ही है, लेकिन जब हम दोनों आपस में ऊपर का गलत कर रहे हैं तो तीसरा तो सही हो ही जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ए। इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड यानी कि पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है, ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए यह सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट इसमें सही हो गया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए इसमें भी कोड लिखा है, इसमें भी कोड लिखा है, और आप कितना भी ऑप्शन इसमें पढ़ लेंगे कहीं ऐसे अलाई कोड मिल ही नहीं रहे हैं, सब अतरंगी मिल रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इस तरह का शब्द लेकर यूपीएससी बार बार प्रश्न पूछता है, तो जब आप पढ़ रहे हो तो यह ध्यान दीजिए, इस तरह का अगर शब्द हो तो उसे कैच कर लीजिए। कोई कितना ही याद रखेगा, लेकिन यहाँ तक कोशिश कीजिए कि हाँ इस तरह के शब्द आपको, ग्रीन एनर्जी हो गया, ग्रीन वॉशिंग हो गया, बायोम हो गया, ये सब शब्द आपको याद रहने चाहिए, आपके जहन में होना चाहिए। आइए पहले समझ लेते हैं कि ग्रीन वॉशिंग होता क्या है। दरअसल ग्रीन वॉशिंग लोगों को धोखा देने के लिए बनाई गई एक बेईमानी प्रथा को संदर्भित करता है। जब कोई फर्म अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के बजाय खुद को पर्यावरण के अनुकूल पेश करने पर अधिक प्रयास करे और धन खर्च करती है। ग्रीन वॉशिंग में उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाने के लिए कि एक निराधार दावा करना शामिल है कि कंपनी के उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हैं या सत्य की तुलना में अधिक सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव हैं। ठीक है, तो बेसिकली यह कहना चाह रहा है कि धोखा देकर कहते हैं कि ये पर्यावरण के अनुकूल है, डिब्बे पे लिखा होगा इन्वायरमेंट फ्रेंडली, उसके बाद से उसमें और कुछ ऐसा मिलाया जाएगा जिससे इन्वायरमेंट को हानि होगी, तो छुपाया जाता है ताकि उनका प्रोडक्ट बिके। ठीक है, तो अब देखिए इसका स्टेटमेंट कौन सा सही होना चाहिए। इसका स्टेटमेंट पहला देखिए, पहला दिया है, मिथ्य रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिक अनुकूली यानी इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं। यही हमारा विकल्प हो जाएगा, हम लोगों ने अभी एक्सप्लेनेशन में देखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का नेक्स्ट प्रश्न दिया है, वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए हम लोग जब से इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का प्रश्न कर रहे हैं तब से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के बारे में, वन्यजीव संरक्षण के बारे में हर साल लगभग एक क्वेश्चन है, तो यहाँ से ज़रूर पढ़ के जाइए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों का कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है, वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। अब देखिए मैंने आपको बताया था, अगर शब्द में एकमात्र आए, प्रबल आए, इस तरह के जो स्ट्रीम शब्द आते हैं, कहीं डाटा आ जाए तो लगभग गलत होता है। यहाँ पर देखिए एकमात्र दिया है, ये भी गलत है। ठीक है, अब एक जहाँ जहाँ है हम उसको अगर डिलीट करते हैं तो हम पहुँच जाएंगे 50-50 पर। अब हम अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट दिया है, जब किसी वन्यजीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है। तो बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। अगर अब दूसरा अगर सही हो गया तो ऐसे में हमारा ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ 3 और 2 एक साथ हों। ठीक है, तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी। ठीक है, लेकिन तीसरा भी पढ़ लेते हैं। तीसरा दिया है, किसी संरक्षित वन्यजीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। आशंका के आधार पर नहीं मार सकते, ये स्टेटमेंट गलत है। जब तक कोई व्यक्ति घायल ना हो या उसे कोई परेशानी ना हो तो आशंका के आधार पर कैसे मार सकता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा विकल्प सही होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं। कवकों के कृषकों के रूप में, अब देखिए ये कौन सा, केकड़ा हो नहीं सकता। आपको कॉकरोच को देखते होंगे, वो कहाँ इस तरह से मिट्टी का इधर उधर करता है। मकड़ी भी नहीं हो सकती।
चींटी हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि चींटी जहाँ रहती है वहाँ देखिए छोटे छोटे दानों की तरह जो मिट्टी होती है बन जाती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं और पूछ रहा है पर्यावरण में उपयुक्त में से किसकी या किनकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है। अब देखिए अम्ल वर्षा होती है सबको पता है। इससे मिलता जुलता प्रश्न हम लोग कर चुके हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में किन किन गैसों को रखा गया है। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि आखिर अम्ल वर्षा कैसे होती है। ठीक है, दरअसल देखिए अम्ल वर्षा अम्लीय गैसों जैसे सल्फर ऑक्साइड हो गया और जीवाश्म के ईंधन के जलने से उत्सर्जन जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वायुमंडल के प्रदूषण के कारक होते हैं। अम्लीय वर्षा किसी भी वर्षा को संदर्भित कर सकती है जो सामान्य से अधिक अम्लीय हो। देखिए दरअसल अम्लीय वर्षा जो होता है वो अम्लीय गैसों जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्सर्जित नाइट्रोजन के ऑक्साइड से वायुमंडल प्रदूषण के कारण होती है। ठीक है, अम्लीय वर्षा किसी भी वर्षा को संदर्भित कर सकती है जिसमें वर्षा, कोहरा, धुंध, बर्फ इस तरह की स्थितियां हो। ठीक है, जो सामान्य से अधिक अम्लीय होती है। सामान्य से अधिक अम्लीय का मतलब आप समझिए, अगर हमारा पीएच मान 7 है तो उसमें ना ही किसी प्रकार का अम्ल है और ना ही किसी प्रकार का क्षार। लेकिन अगर हमारा पीएच मान 6 से कम है यानी कि 5 है, 5.6 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है तो वह अम्ल हो जाता है। तो अगर वर्षा 5.6 पीएच मान पर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो अम्लीय वर्षा है। ठीक है, कार्बन मोनो जल के साथ क्रिया कर कार्बनिक अम्ल बनाते हैं जो कि अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि इसके पीएच मान 5.6 से कम नहीं होते। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि 5.6 से जब कम होंगे तब वो अम्लीय वर्षा माने जाएंगे। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड के जल हैं क्रिया करते हैं तो कार्बोलिक अम्ल तो बनाते हैं लेकिन अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होते क्योंकि इनका पीएच मान 5.6 से अधिक होता है। ठीक है, कम नहीं होता। भारत में अम्लीय वर्षा वाले क्षेत्र बम्बई हो सकती है इसमें, क्योंकि 1974 में पहली बार वहाँ पर अम्ल वर्षा हुई थी। ठीक है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक के तटीय राज्य, केरल के कुछ हिस्से में। तो अब आइए हम अपना ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब एक जहाँ जहाँ है हम उसको डिलीट करेंगे तो हम 50-50 पर आ जाएंगे। अब देखिए, अब चौथा हर हाल में सही होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि देखिए 2 के साथ 4 है और 4 अकेले है तो इसका मतलब 4 तो सही है। दूसरा दिया है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से होती है तो हमारा विकल्प हो जाएगा बी। ठीक है, ओजोन से नहीं होता। हाँ, तो देखिए अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो आप अगर 11th क्लास की एनसीईआरटी देखेंगे केमिस्ट्री की यूनिट 14 में तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वेल दोस्तों, आज हम लोगों ने यूपीएससी 2022 का इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का सारा प्रश्न कर लिया। अब कल हम यूपीएससी 2023 का इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का प्रश्न करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।